सो नीट 2025 का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर का एरिया लिया जाता है, 1 मीटर का एरिया में 1 साल के अंदर जितना भी फूड प्रोडक्शन हुआ और एनर्जी प्रोडक्शन हुआ उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? कुछ एनर्जी प्लांट खुद रेस्पिरेशन में यूटिलाइज करता है और जो कुछ बचा रहता है अन्य प्राणी के उपयोग के लिए उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसको अगर इनटू में हम लिखेंगे, किलो कैलोरी इंटू m टू द पावर -2 इंटू y टू द पावर -1। सो द यहाँ पर आंसर क्लियरली दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। So the second question is, the first menstruation is called dash, ovulation, menopause, menarche और डायपोस। इसको समझते हैं कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेंस्ट्रुएशन का 3 फेजेस होता है। फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है 11 से 12 ईयर के अंदर, इसको बोलते हैं मेनार्क, जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। 12 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक एक प्रोडक्शन चालू रहता है एवरी 28 डेज, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। एंड एट 50 ईयर्स टिल डेथ जब एक प्रोडक्शन बंद हो जाता है, इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। सो द क्वेश्चन इज, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली इट इज मेनार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो अब जाएंगे ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट असर्शन पढ़ते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स एंड ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। जैसे कि हम इस टेबल में देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइलम कोडाटा के अंदर वर्टिब्रेट आ रहा है, उसके अलावा सेफालोकोडाटा, न्यूरोकोडाटा सब फाइलम आ रहे हैं। सो जितने भी वर्टिब्रेट हैं ये कोडेट्स ही हैं, लेकिन हर कोडेट्स वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि कुछ कोडेट्स सेफालोकोडाटा में भी जाते हैं, यूरोकोडाटा अंडर में भी आते हैं। सो ऑप्शन 1 is correct. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrate. रीजन में देख रहे हैं, रीजन में देखते हैं क्या लिखा गया है। द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in adults. ये भी सही है कि जब वर्टिब्रेट एम्ब्रियोनिक पीरियड में होते हैं उनके अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो है नोटोकॉर्ड। यही नोटोकॉर्ड जब वो मैच्योर होते हैं, अडल्ट होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो यहाँ पर भी लिखा गया है, देख सकते हैं क्लियरली, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बॉडी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। सो द रीज़न इज ऑल्सो करेक्ट एंड ये उसके साथ लिंक है, इसीलिए both assertion region are true and R is the correct explanation of A. So number 2 is the correct answer. Next question. Genes R and Y follow independent assortment. R and Y gene independently अलग हो सकते हैं। If capital R, capital R, capital Y, capital I produce round yellow seeds and small r y y produce wrinkled green seeds, what will be the phenotypic ratio of F2 generation? यहाँ पर हम F2 generation को डिटरमाइन करेंगे। सो हम क्लियरली देख सकते हैं जो कैपिटल R है ये सीड के शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है जो है राउंड, और जो कैपिटल Y है वो
सीड के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो है येलो, और बोथ डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो पहले हमें क्रश करना है कैपिटल आर आर वाई वाई एंड स्मॉल आर आर वाई वाई को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हम होमोजाइगस राउंड येलो लेंगे, उसको होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस करेंगे। तो राउंड येलो प्लांट में से एक तरह के गैमेट ही हमको मिलेंगे कैपिटल आर वाई, एंड रिंकल्ड ग्रीन प्लांट से हमको एक तरह के गैमेट्स मिलेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब हम इसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने से हमको F1 जनरेशन में राउंड येलो तो मिलेगा, लेकिन ये होगा हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस। इस हाइब्रिड हेटेरोजाइगस प्लांट को अगर हम क्रॉस करते हैं उसी तरह के प्लांट से, F1 के प्लांट से, तो हमें F2 जनरेशन में जो रिजल्ट मिलेगा, क्वेश्चन में यही रिजल्ट पूछा गया है। तो पहले हम गैमेट डिटरमाइन करेंगे। तो इस हाइब्रिड प्लांट से हमें 4 तरह के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब हम F2 जनरेशन का ये टेबल करेंगे पुनेट स्क्वायर, तो हम फेनोटाइपिक रेशियो जो डोमिनेंट कैरेक्टर, वो जो पेरेंटल कैरेक्टर था वो राउंड येलो 9 मिलेंगे, रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर वो 1 मिलेगा, और जो कॉम्बिनेशन अलग तरह का रिकॉम्बिनेंट वैरायटी भी मिलेंगे जो है राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, वो 3 मिलेंगे। तो फेनोटाइपिक रेशियो होगा F2 जनरेशन में 9:3:3:1। सो यहाँ पर नंबर 4 में दिया गया है 9:3:1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, ये करेक्ट और इनकरेक्ट है, हम ये देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, द DNA fragments extracted from gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में जो DNA फ्रैगमेंट्स हमें मिलता है उसको हम रिकॉम्बिनेंट DNA तैयार करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, small size DNA fragments are observed near anode while larger fragments are found near the wall of the agarose gel। जो छोटे साइज का शॉर्टर डीएनए है वो एनोड के तरफ रहते हैं, और जो लॉन्गर डीएनए है वो कैथोड के तरफ रहते हैं। तो यस, इट इज आल्सो करेक्ट statement। So both statement 1 and statement 2 is correct। So option 2 is the correct answer, जहाँ पर both statement 1 and statement 2 are correct। Next question, what is the main function of spindle fiber during mitosis? माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर का रोल क्या है? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स अटैच होके रहते हैं क्रोमोसोम के साथ बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। काइनेटोकोर के द्वारा स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम में अटैच होते हैं। एवरी क्रोमोसोम हैज 2 पार्ट्स। यहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स रहते हैं जो कि माइटोसिस के लेटर स्टेजेस में सेपरेट होते हैं। सेपरेट होके एक क्रोमोसोम इधर आएगा और एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल के तरफ जाएगा। सो बेसिकली स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। सो यस, टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स इज द करेक्ट आंसर। और जो अदर ऑप्शंस है, टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए, टू रिपेयर डैमेज डीएनए, ये सब गलत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, how many meiotic and mitotic divisions need to occur for the development of a mature female gametophyte or embryo sac from the megaspore mother cell in an angiosperm plant? तो एक एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने मियोसिस एंड कितने माइटोटिक डिवीजन होने के बाद हमको एक मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक मिलेगा?
क्लियरली हम यहाँ पर देखेंगे कि एक मेगास्पोर मदर सेल पहले एक मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा 4 मेगास्पोर तैयार करेगा। उन्हीं 4 मेगास्पोर में से जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल रहता है। यही एक फंक्शनल मेगास्पोर पहला माइटोटिक डिवीजन, देन दूसरा माइटोटिक डिवीजन, देन तीसरा माइटोटिक डिवीजन के द्वारा फाइनली 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक तैयार करेगा। सो क्लियरली यहाँ पर एक मेगास्पोर मदर सेल से एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होने में एक मियोसिस का जरूरत है और 3 माइटोसिस डिवीजन का जरूरत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। Constant regions of heavy and light chains are located at C terminus of antibody molecule. एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 2 रीजन हमको देखने को मिलता है, एक है N टर्मिनस, यहाँ 2 N टर्मिनस हैं, और एक C टर्मिनस, ये C टर्मिनल रीजन है। इस रीजन में हम देखते हैं कि लाइट चेन का कार्बोक्सिलिक पार्ट है, मतलब कार्बन पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड हेवी चेन का भी कुछ पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये सी टर्मिनस रीजन में बोथ लाइट चेन एंड हेवी चेन्स आर प्रेजेंट। सो यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हेवी चेन्स। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। हर एंटीबॉडी में 2 लाइट चेन्स और 2 हेवी चेन्स प्रेजेंट रहते हैं। So it is also correct. The heavy chain and light chains are held together by disulfide bond. Yes, light chain and heavy chain के बीच में हम देख सकते हैं बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो उनको अटैच रहने में हेल्प करता है। लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो सिर्फ एन टर्मिनल रीजन में प्रेजेंट है, वो सी टर्मिनल रीजन में प्रेजेंट नहीं है। सो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। एंड जैसे कि यहाँ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। 4 स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है ये हमें यहाँ पर दिखाना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस। यस, इट इज करेक्ट। ह्यूमन फीमेल में यहाँ पर हम देख सकते हैं, ह्यूमन फीमेल में जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है ये स्टार्ट हो जाता है जब ये एम्ब्रियो में होता है, एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब ये एडल्ट हो जाता है, मीन्स इन बिटवीन 12 to 15 ईयर्स, यहाँ पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन देखा जाता है एडल्ट में। लेकिन मेल में दोनों ही मियोटिक डिवीजन एडल्ट होने के बाद ही होता है। तो यस, ह्यूमन फीमेल में मच अर्लियर ये गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो it is correct statement, the reductive division of the human female gametogenesis starts earlier than the male gametogenesis. सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द गैप बिटवीन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर इन मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स। यस, उसी थ्योरी से स्टेटमेंट से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि मेल में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के तुरंत बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी देखा जाता है, लेकिन फीमेल में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एम्ब्रियो में स्टार्ट होता है, लेकिन सेकेंड मियोटिक डिवीजन एडल्ट होने के बाद ही होता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है, बहुत साल का गैप है पहला मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन में,
लेकिन मेल में बहुत जल्दी और एक के बाद एक ही दोनों डिवीजन होते हैं. सो यस, द गैप बिटवीन फर्स्ट meiotic डिवीजन एंड द सेकंड meiotic डिवीजन इज मच शॉर्टर इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स. ये भी करेक्ट आंसर है. थर्ड स्टेटमेंट है, द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन में फर्स्ट पोलर बॉडी एसोसिएटेड होता है. तो ये गलत है क्योंकि प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन में पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं है. हाँ, पोलर बॉडी का रोल है सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन में, क्योंकि प्राइमरी oocyte जब डिवीजन होगा पोलर बॉडी क्रिएट होगा और एक सेकेंडरी oocyte क्रिएट होगा. लेकिन प्राइमरी oocyte के फॉर्मेशन में oogonium का रोल है, लेकिन पोलर बॉडी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है. सो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. जो एंडोमेट्रियम का थिनिंग होता है और डिसइंटीग्रेशन होता है, जहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखा जाता है, वहाँ पर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का रोल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एलएच हार्मोन का रोल यहाँ पर हम देख सकते हैं. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है. इस ग्राफ में देख सकते हैं जो रेड कलर का इंडिकेशन है ये दिखाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को. इसका सर्ज सबसे ज़्यादा 14 नंबर दिन में देखा जाता है, जहाँ पर ओव्यूलेशन होता है. तो एलएच सर्ज इज एसोसिएटेड विथ ओव्यूलेशन बट नॉट एसोसिएटेड विथ द disintegration of the endometrial lining. So fourth option also incorrect. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ए और बी है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ए एंड बी आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100. यहाँ पर एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है. फर्स्ट एसर्शन पढ़ते हैं. सेल्स ऑफ द टपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस. एंथर का वाल का स्ट्रक्चर में हम देखने को मिलता है टपेटम को. एंथर के वाल में 4 लेयर्स रहते हैं. एपिडर्मिस जो एक लेयर होता है, उसके बाद एक लेयर होता है एंडोथेसियम का, उसके बाद दो से 3 लेयर मिडिल लेयर देखा जाता है, और सबसे अंदर जो लेयर रहता है वाल का लेयर वो है टपेटम. टपेटम का जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर भी देख सकते हैं ये थोड़ा सा डेंस है, और यहाँ पर एक भी न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस देखा जाता है. सो यस, पहला जो स्टेटमेंट है कि टपेटम का साइटोप्लाज्म डेंस होता है और हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell. yes, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो टेपेटम है इसका मेन काम है कि भीतर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप हो रहे हैं, जो कि फाइनली पोलन ग्रेन तैयार करेंगे, उनको न्यूट्रिशन देना. यहाँ पर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होने से ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस होगा. ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस होने से वो ज़्यादा न्यूट्रिशन भी दे सकेंगे. सो दोनों आपस में लिंक हैं और दोनों करेक्ट हैं, इसीलिए both assertion region are true and region is the correct explanation of assertion. Option number 2 is the correct answer.